नमस्कार। आज हम भारत में जो हाल में चीजें हुई हैं उन पर एक नजर डालेंगे। मतलब बुनियादी ढांचे से लेकर अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो आपदा आई उस पर भी। और हाँ, एक जरूरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक की भी बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इन खबरों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। जी बिल्कुल। और शुरुआत शायद हमें बेंगलुरु से करनी चाहिए। नम्मा मेट्रो का वहाँ विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने येलो लाइन का उद्घाटन किया है। ये कोई 19 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और लागत भी देखिए 7,160 करोड़ रुपए। 16 स्टेशन हैं इस पर। और खास बात यह है कि ये सीधे आईटी कॉरिडोर को जोड़ती है, जैसे होसूर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाँ, ये तो बेंगलोर के लिए बहुत बड़ी खबर है। मतलब ट्रैफिक की जो हालत है वहाँ, खासकर आईटी सेक्टर में जो लाखों लोग काम करते हैं, उनके लिए तो ये रोज के सफर में बड़ी राहत होगी। और आपने फेज 3 का भी जिक्र किया, ऑरेंज लाइन। जी हाँ, उसका शिलान्यास हुआ है। वो तो और भी बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 45 किलोमीटर, और लागत भी कोई 15,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये शहर के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। और ये सिर्फ मेट्रो तक ही नहीं है ना? वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू हुई हैं। हाँ बिल्कुल, 3 नई ट्रेनें, एक बेंगलुरु से बेलगावी, दूसरी अमृतसर से कटरा और तीसरी नागपुर पुणे। अब देश में कुल मिलाकर 150 वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं। यह दिखाता है कि रेलवे नेटवर्क कैसे आधुनिक हो रहा है। जैसे बेंगलुरु बेलगावी रूट है, 600 किलोमीटर से ज्यादा, वो अब सिर्फ 8.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो एक तरफ तो ये कनेक्टिविटी और विकास की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर थोड़ी खींचतान भी दिख रही है। ये अमेरिकी टैरिफ वाला मामला। हाँ, वो मुद्दा अभी थोड़ा गरमाया हुआ है। अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ की बात की है, और साथ में ये भी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर अलग से 25% जुर्माना लगेगा। इस पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया काफी तल्ख थी। हाँ, मैंने भी देखा। उन्होंने कहा कि ये भारत की तरक्की से जलन का नतीजा है और वो सबके बॉस तो हम हैं वाला तंज भी कसा। जी, उन्होंने साफ कहा कि ये टैरिफ अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं और अतार्किक हैं, और ये भी संकेत दिया कि भारत अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो मतलब भारत चुप नहीं बैठेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। सरकार का स्टैंड क्लियर है कि भाई अपनी ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित वो सबसे ऊपर हैं, चाहे जो भी आर्थिक कीमत चुकानी पड़े। और इसी संदर्भ में एक और बात अहम है जो रक्षा मंत्री ने कही कि भारत का रक्षा निर्यात अब 24,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर ऐसे माहौल में। सही बात है। और मुश्किल हालात से निपटने की बात करें तो उत्तराखंड में सेना और बीआरओ ने कमाल का काम किया है। बिल्कुल। उत्तरकाशी में जो 5 अगस्त को बाढ़ आई थी, बहुत विनाशकारी थी। 4 लोगों की मौत हुई, करीब 49 लोग लापता हैं, 1000 से ज्यादा फंस गए थे। तो वहां भारतीय सेना और बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने मिलकर धारली में सिर्फ 3 दिन में रिकॉर्ड टाइम में एक 90 फुट का बेली ब्रिज बना दिया। अच्छा, वो जो पहले से बने हिस्सों को जोड़कर जल्दी बना लेते हैं। जी हाँ, वही। ये ऐसी आपदाओं में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही मदद पहुंच पा रही थी। तो ये तो हुई आपदा प्रबंधन की बात। अब जरा राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है उस पर भी नजर डालें। चुनाव आयोग ने कुछ सख्ती दिखाई है। हाँ, चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 334 ऐसी रजिस्टर्ड पार्टियां जो गैर मान्यता प्राप्त थीं और निष्क्रिय थीं, मतलब कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A का पालन नहीं कर रही थी, जैसे नियमित चुनाव न लड़ना या वेरीफाइड दफ्तर न होना। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ओह, 334 पार्टियां। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि चुनावी प्रक्रिया में थोड़ी और पारदर्शिता आएगी। जो पार्टियां सिर्फ नाम के लिए थीं वो अब लिस्ट से हट गई हैं। तो अब कुल RUPPs की संख्या 2854 से घटकर 2520 रह गई है। अच्छा, और राजनीतिक गहमा-गहमी कर्नाटक और बिहार में भी दिख रही है। बेंगलुरु में फर्जी वोटों का मामला उठा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में करीब 1 लाख फर्जी वोट हैं, और इसके लिए उन्होंने वोटचोरी.in नाम से एक अभियान भी शुरू किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक स्पेसिफिक केस, शकुन रानी वाला, उसकी शुरुआती जांच में दावे को खारिज किया है और सबूत मांगे हैं।
उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को चिर युवा कहा है। तो ये चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। और बिहार में एआईएमआईएम की क्या खबर है? वो महागठबंधन में शामिल होना चाह रही है। हाँ, एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। अपील की है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने के लिए उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो एआईएमएम को सांप्रदायिक मानती है। तो ये बिहार की गठबंधन राजनीति की अपनी उलझनें हैं। सही है। और अंत में एक नजर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक होने वाली है 15 अगस्त को। ये बैठक यूक्रेन में शांति को लेकर है। यूरोप का कहना है कि बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल करना चाहिए, जबकि ज़ेलेंस्की जमीन पर किसी भी समझौते से साफ इनकार कर रहे हैं। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है? हम तो सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन इस बैठक के जो भी नतीजे निकलते हैं, खासकर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की व्याख्या कैसे की जाती है, उसका असर पड़ सकता है। भारत के अपने जो सीमा विवाद हैं, उनके संदर्भ में ये अहम हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि भारत में एक साथ कई चीजें चल रही हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीति भी सक्रिय है और आपदा प्रबंधन भी जरूरी है। और साथ ही दुनिया में जो हो रहा है उसका असर भी हम पर पड़ सकता है। इनके नतीजे आने वाले वक्त में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत का जो रणनीतिक संतुलन है, उसे किस तरह से बदल सकते हैं, ये देखना दिलचस्प हो।